अनुपमा आज अपने 20 वर्षीय बेटी को उसके पिता का सच बताने की तैयारी कर चुकी थी और उतने में दीप्ति भी अपनी माँ के पास आकर लेट जाती है। हाँ माँ बोलो, क्या बताना था आपको? बहुत दिनों से बोल रही हो कोई बात है। फाइनली आज मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, अब बताओ क्या बात है। दीप्ति, मैं तुमको तुम्हारे पापा के बारे में बताना चाहती थी कि क्या हुआ था हमारे दरमियाँ तुम्हारे जन्म से पहले। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ हैं और क्यों हमारे साथ नहीं है। अनुपमा को आधी ही बात में टोकते हुए दीप्ति ने बीच में कहा, मुझे वैसे तो कोई दिलचस्पी नहीं है उनके बारे में कुछ भी जानने में, पर आप बताना चाहती हैं तो मैं सुन लूँगी। मेरे मन में कभी आपने उनके प्रति कोई भी कड़वाहट नहीं भरी, हमेशा उनकी इज्जत करना सिखाया, जो मैं आज भी करती हूँ और कल भी करती रहूँगी। आप आज भी उनका इंतज़ार कर रही हैं, ये बात जानकर मुझे बहुत दुख और तकलीफ़ होती है। हाँ बेटा, वो हैं ही इज्जत के काबिल, इसीलिए उनका इंतज़ार करती हूँ। माना कि 18 सालों से उनको देखा नहीं है, पर आज भी भरोसा है कि वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता है। अनुपमा एक ही सांस में निसंकोच भाव में बोल जाती है। ये शायद पहली बार था उसने अपने भरोसे का जिक्र किया था दीप्ति के सामने। बात 20 साल पुरानी है। मैं और आलोक पहली बार एक आर्मी कैंटीन में मिले थे। आलोक अपने चाचा के साथ थे और मैं मामा जी के साथ। ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई थी हमारी, या ऐसे बोलूं कि बात ही नहीं हुई थी। मामा और आलोक के चाचा एक दूसरे को जानते थे, तो साथ कॉफ़ी पीने तक ही बात सीमित थी। पर फिर जल्दी हमारी दूसरी मुलाकात हुई कॉलेज में। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया था और जिस कॉलेज में लिया था वहाँ तुम्हारे पापा प्रोफेसर थे। अच्छा, मतलब आपकी और पापा की लव मैरिज हुई थी, तब भी उन्होंने आपको ऐसे छोड़ दिया या धोखा दिया? नहीं, मुझे यकीन है धोखा नहीं मिला है मुझे। तो फिर मैं रोज़ाना आलोक सर से टकराती थी, किसी न किसी बहाने। उनके डिपार्टमेंट के सामने से गुजरती थी और एक बार तो यूँ हुआ कि वो सामने से आ रहे थे और मैं डिपार्टमेंट में ताका झाकी कर रही थी। तभी मैं उनसे जाकर टकरा गई। मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आया कि कौन है ये, और मैं गुस्से से ही बोल पड़ी कि देख कर नहीं चल सकते हो क्या? फिर जब मैंने उन्हें देखा तो वो आलोक थे। मैं तो काटो तो खून नहीं की हालत में थी, क्योंकि मेरी पोल जो खुल चुकी थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा मुझे देखा और डिपार्टमेंट में चले गए। अब जब वो क्लास में भी पढ़ाने आते थे तो मैं नज़रें नहीं मिला पाती थी उनसे और चुपचाप नज़रें बचाकर देखकर वापस अपना काम करने में लग जाती थी। अरे माँ, तुम सीधे बताओ शादी कैसे हुई और तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि पापा भी तुम्हें पसंद करते हैं? दीप्ति बेटा, हुआ कुछ ऐसा था कि तुम्हारे पापा को मैं पहले ही पसंद थी। शायद मेरे उन्हें पसंद करने के पहले ही तो उन्होंने अपने चाचा से कहलवा कर रिश्ता भिजवाया हमारे यहाँ, और तुम्हारे नाना ने मना कर दिया क्योंकि हम एक जाति के नहीं थे। पर बाद में मामा जी के काफ़ी मनाने के बाद पापा भी मान गए और फिर बहुत ही धूमधाम से हमारी शादी हुई। सब बहुत अच्छा चल रहा था हमारी ज़िंदगी में, और आलोक को बहुत खुशी भी हुई थी जब उन्हें पता चला था कि तुम आने वाली हो। तो वो झूम उठे थे, मुझे गोद में उठा लिया था। पर एक ही बात सोचकर उनका चेहरा उदास हो जाता था, वो ये कि उनके माँ पिताजी को इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। पर हमारी शादी के लगभग 1.5 साल बाद आलोक के पिताजी चल बसे और उनकी माँ तो पहले ही शांत हो चुकी थी। फिर कुछ दिनों बाद अचानक चीज़ें कुछ बिगड़ने सी लगी थी। आलोक कुछ परेशान और अनमने से हो चले थे, मेरी किसी बात पर ध्यान नहीं देते थे, और एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे पेट में अचानक बहुत तेज़ दर्द होने लगा। मैंने कई बार आलोक को आवाज़ दी कि चलो हॉस्पिटल लेकर मुझे, पर जैसे उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो मानो एक शिला में तब्दील हो चले थे। दर्द इतना ज़्यादा था कि मुझसे और नहीं रहा गया और मैं खुद ही निकल पड़ी। भगवान की दया से मेरी काम वाली भाई संकुताई बाहर किसी और के घर में काम करके निकल रही थी। उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई और वो मुझे हॉस्पिटल ले गई। तब डॉक्टर ने बताया कि सब नॉर्मल है।
ये दर्द कभी कभी हो जाता है। अभी तो तुम्हारी डेट में बहुत वक्त है, करीब 1.5 महीना है। इसीलिए तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करो। जब मैं घर आई तो आलोक सोए हुए थे। मैंने डोरबेल बजाई और उन्होंने दरवाज़ा खोला। जैसे ही मुझे सामने देखा, उन्होंने तुरंत पूछा, कहाँ गई थी तुम मुझे बिना बताए? तुमको बिना बताए मैंने कम से कम तुम्हें 50 आवाज़ें दी होंगी कि मुझे दर्द हो रहा है, चलो मेरे साथ। पर तुमने सुना ही नहीं और इसी तरह वक्त बीतता जा रहा था। हमारे बीच दूरियां आती जा रही थीं, मानो हम दिन ब दिन अलग होते जा रहे थे। वक्त रेत सा हमारे हाथों से फिसलता जा रहा था और लगभग 1 हफ्ते के बाद मुझे फिर डॉक्टर के पास जाना था। तो मैंने आलोक को बोला ही नहीं चलने को, बस एक बार जता दिया कि मैं जा रही हूँ और उन्होंने भी मुझे जाने दिया। शायद उन्हें अब कोई परवाह ही नहीं रही थी। बस मैं जिए जा रही थी, अकेले पेट में बच्चा लिए। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था और मैं अब संकुताई मेरी काम वाली बाई को ही रात में सोने बुला लेती थी, क्योंकि पता नहीं कब मुझे उनकी ज़रूरत पड़ जाए। उसने मेरा बहुत साथ दिया मेरे बुरे वक्त में। एहसान है उसका मुझ पर। बाई नहीं, एक दोस्त की तरह रही वो मेरे साथ। डॉक्टर को दिखाकर लौट के आने के बाद तो नज़ारा कुछ और ही था। मुझ पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। आलोक घर पर नहीं थे और मैंने बेसुधी की हालत में पूरे घर की तलाशी ले ली। घर में एक एक जगह देखा, आलोक का एक भी सामान नहीं था। घर में कुछ भी नहीं था, जो कैश था वो भी नहीं था। सारा का सारा सामान गायब था। मैंने डायरी में जितने भी नंबर थे सब घुमा दिए। किसी को नहीं मालूम था कि आलोक कहाँ है। मेरा दिमाग घूम रहा था। संकुताई ने घर के एक एक डॉक्यूमेंट्स, जिनमें कोई भी नंबर लिखा हुआ था, सारे नंबर पर कॉल किया। कुछ एड्रेस थे, वहाँ जाकर भी पता कर लिया, कुछ मालूम नहीं हुआ। मैंने उनके कॉलेज में भी पता कर लिया तो मालूम हुआ कि वो 1 हफ्ते की छुट्टियों पर है। मेरी डिलीवरी नज़दीक थी। जल्दी ही मेरे घर वालों को भी मालूम हो गया था कि मेरे हालात क्या हैं और तुम्हारे नानू आकर यहाँ से मुझे ले गए और फिर वहाँ तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारे पापा हमेशा से चाहते थे कि उनकी बेटी हो। दीप्ति नाम भी उनका ही दिया हुआ है। जिस नौकरी को मैं छोड़ने का सोच रही थी, अब वही मेरा इकलौता सहारा था। तुम्हें पालने के लिए मुझे काम करना ही था। कब तक अपने मायके में पड़ी रहती, माँ पापा पर एक बोझ की तरह। हालांकि उन्होंने किसी बात की कमी नहीं होने दी। वो मुझे बिल्कुल वैसा ही प्यार करते थे जितना शादी के पहले। फिर मैं तुम्हें लेकर वापस अपने घर गई। वो घर रेंट पर लिया हुआ था। 3 महीनों से रेंट ना देने की वजह से उन्होंने मुझे 10 दिन का वक्त दिया घर खाली करने को, और मुझे करना पड़ा। और फिर हमारा सफ़र शुरू हो चला। पर खुशी इस बात की थी कि तुम मेरे साथ थी। तुम्हें देखते ही मेरी सारी थकान दूर हो जाती थी। तुम मेरे जीने की वजह थी और अब भी हो। एक उम्मीद थी कि आलोक कभी ना कभी लौट के आएंगे। तो मम्मा, आप अब भी सोचती हैं कि पिछले 5 महीनों से हमारे यहाँ आने के बाद ठीक हर शाम 7 बजे जो कॉल आता है वो आपके पति उर्फ मेरे पापा करते हैं। इसी उम्मीद में आपने ये बाबा आदम के ज़माने का लैंडलाइन लगवा रखा है, जिसका कोई यूज ही नहीं है। इस एंड्रॉयड के युग में आपको लगता है कि वो ही हैं जो आपको कॉल करते हैं, और दीप्ति खिलखिलाकर हंस पड़ती है। पर अगले ही पल अपनी माँ के चेहरे की खामोशी को भाप कर चुप हो जाती है। दीप्ति, तुम अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ और जाओ, सो जाओ अपने कमरे में। तुम्हारी माँ की बोरिंग कहानी खत्म हुई। अनुपमा खुद ही इसी जद्दोजहद में थी कि वो किसका कॉल होता है। रोज क्या सिर्फ मेरी आवाज़ सुनने को ही आता था? क्यों आता था? और इस शहर में आने के बाद ही क्यों आता है? क्या वो वही हैं? क्या वो लौटना चाहते हैं? क्या करूं मैं? क्या कभी फ़ोन उठाकर बोलूं कि मिलना है? कोई अपराधी हुआ तो एक जवान बेटी रहती है मेरे पास। उसे कोई खतरा हुआ तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं। और इसी अंतर्द्वंद में 1 हफ्ता और बीत जाता है। आज अनुपमा फ़ोन के पास ही खड़ी थी कि कब फ़ोन बजे और कब मैं फ़ोन उठा लूं। लेकिन आज फ़ोन नहीं आया। क्या वो ब्लैंक कॉल्स का सिलसिला टूट चुका था? क्या वो वाकई आलोक ही थे? क्या वो सही सलामत हैं? कई सवाल थे उसके मन में।
इसी उलझन में नया सवेरा हुआ और फिर वही शाम आ गई। अनुपमा को फ़ोन आने का इंतज़ार था। आज दीप्ति भी अपनी ट्यूशन नहीं गई थी। बारिश का मौसम था। कुछ देर पहले तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। दीप्ति के घर पर होने से आज पहली बार अनुपमा असहज थी। वो अपनी बेचैनी को दबाने की नाकाम कोशिश करती है और फिर एकाएक फ़ोन बज उठता है। अनुपमा दौड़कर फ़ोन उठाती है। बस एक ही सांस में सब बोल जाती है। हेलो, देखो, फ़ोन मत काटना तुम। मुझे मिलना है तुमसे और ये तुम्हारे ब्लैंक कॉल्स का सिलसिला तोड़ना है। तुम हो कौन जानना है मुझे बस। तुम मुझे मेन रोड के काली मंदिर में मिलो 30 मिनट में। प्लीज़ आना ज़रूर, इस बार उम्मीद मत तोड़ना। इस आवाज़ में द्वंद्व नहीं थी, एक आदेश था और बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा थी। जैसे अनुपमा जानती थी कि वो आलोक ही हैं। फ़ोन के दूसरी ओर से कोई आवाज़ नहीं आती है, पर फिर भी अनुपमा निकल पड़ती है मिलने और ये सारी बातें दीप्ति भी सुन रही होती है। वो भी छुपकर अपनी माँ के पीछे हो लेती है और मन ही मन ठान लेती है, आज वो सवालों के जवाब लेकर ही रहेगी। कुछ देर बाद अनुपमा मंदिर पहुंच जाती है, पर वो ये नहीं जानती है कि कौन है वो शख्स और अपनी उम्मीद भरी निगाहों से वो तलाश तो आलोक को रही है, पर उसे नहीं मालूम कि परिणाम क्या होगा। कुछ आगे चलकर एक पेड़ के पास जाने लगती है, तभी उसकी नज़र वहीं खड़े एक आदमी पर पड़ती है और अनुपमा आगे निकल जाती है, पर फिर न जाने क्या सोचकर वापस आती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। क्या वो आलोक है? हाँ, वो आलोक ही थे। अपनी आंसुओं से भरी नज़रों से अपने सामने खड़े अपने पति को देखकर पूरी तसल्ली कर लेती है कि ये वही हैं या कोई अजनबी। इतने सालों में आलोक की काया काफ़ी क्षीण हो चली थी। चेहरे पर झुर्रियाँ और कांधे झुक गए थे। आंखों पर चश्मे थे, बाल झड़ गए थे। दाढ़ी के आधे बाल सफ़ेद हो चले थे। अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़े नज़र आ रहे थे। अनुपमा, कैसी हो तुम? क्या मुझे पहचान नहीं पा रही हो? मैं हूँ आलोक। हाँ, पहचान रही हूँ। बस तसल्ली कर रही थी कि तुम ख्वाब तो नहीं हो ना। ऐसा न जाने कितने ख्वाब मैंने पिछले 20 सालों में देखे हैं। और फिर कुछ देर के लिए माहौल में मौन पसर जाता है। अनुपमा और आलोक की आंखें अपना सारा संवाद कर रही थी। दोनों की आंखों से निर्मल आंसुओं की धारा बही जा रही थी। पर यह मौन ज़्यादा देर का नहीं था, कुछ ही देर में भंग होने वाला था। फिर बारिश होने को थी, हवाएं तेज हो चली थी। मानो प्रतीत होता था कि तेज तूफान आएगा और साथ ही जोरदार बारिश भी होगी। न जाने क्या क्या भीगेगा आज। और तभी पसरे मौन को चीरती हुई तेज आवाज़ आती है, जो कि दीप्ति की है, और आते ही अपनी माँ से कहती है, माँ चलो यहाँ से। क्यों आई हो यहाँ पर? कोई ज़रूरत नहीं है रुकने की, चलो। देखो माँ, बारिश होने वाली है, चलो। और अनुपमा का हाथ पकड़कर ले जाने की नाकाम कोशिश करती हुई पीछे मुड़ती है। प्लीज़ बेटा, 2 मिनट मुझे बात कर लेने दो। मैं कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। विनती है मेरी, बात कर लेने दो मुझे। कम से कम मेरी आत्मग्लानि तो कम हो जाएगी इससे। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं, इतना बोलना ही होता है आलोक का। दीप्ति जोर से धक्का देती है आलोक की छाती पर और वो गिरने को होता है तो खुद ही हाथ पकड़कर थाम लेती है अपने पिता को। आंखें आंसुओं से डबडबा जाती हैं। उसकी आंखों में नफरत नहीं, गुस्सा भरा था, बहुत गुस्सा। और जुबान में बदसलूकी नहीं, विद्रोह था। बदतमीजी नहीं करो दीप्ति, वो पापा हैं तुम्हारे, कमज़ोर हैं। ऐसी हरकतें करोगी क्या? क्या है ये, कोई तरीका है? अनुपमा, अरे अनुपमा, तुमने अपनी बेटी का नाम दीप्ति ही रखा, जो मैं चाहता था। आप मेरे कोई नहीं हैं, जो है मेरी माँ है। क्या चाहते हैं आप कि आपके धोखे को बुला दूं मैं? जो माँ के साथ किया है आपने। कहाँ थे आप इतने सालों तक, जब हमें आपकी ज़रूरत थी? मैं आपकी तस्वीरें देखकर इतनी बड़ी हो गई, आपकी परछाई तक नसीब नहीं हुई मुझे। इतने सालों में पिता का साया तो दूर की बात है। जानते हैं क्या क्या सवाल होते थे मेरे मन में, पर मेरी माँ ने कभी मुझे आपसे नफरत करना नहीं सिखाया। आपकी करतूतों को ढांकती रही कि आपने उन्हें धोखा नहीं दिया। आखिर कहाँ गायब हो गए थे आप? इस सवाल का जवाब दीजिए, वरना कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं ले जाती हूँ अपनी माँ को।
जैसे जी रहे थे वैसे ही अच्छे हैं हम। जल्दी बोलिए क्या करना है? आपको जवाब देने हैं या मैं जाऊं? हवाएं और तेज होती जा रही थी, मानो ऐसा तूफान आएगा कि सब उजाड़ के ले जाएगा। पर यहाँ तो ऐसे ही घरौंदा उजड़ा पड़ा था, क्या बसना क्या उजाड़ना। हवाओं के साथ साथ भावनाएं भी चरम पर थी। माँ बेटी और पिता एक ही मोड़ पर थे। रात हो चली थी, मंदिर भी खाली हो चला था। अब तो सूखे पत्तों की सरसराहट की आवाज, तेज हवाओं की आवाज और तेज धड़कते हुए दिलों की आहट थी। उस दिन जब तुम डॉक्टर के पास गई थी तो मैंने बहुत ही तेजी से अपना सामान पैक किया और निकल गया घर से सारा कैश लेकर। मैं मंदिर चला गया था अपना सारा सामान लेकर कनिका से शादी करने। वही कनिका जो मेरे कॉलेज में मेरे साथ थी। ये सब कुछ जो हुआ हमारे साथ, या ये कहो तुम्हारे साथ, उसकी जिम्मेदार कनिका ही है। उसने जलन में आकर ये तक नहीं सोचा कि वो कितनी जिंदगियां उजाड़ रही है। उसने मेरे कानों में इतना जहर घोला तुम्हारे खिलाफ कि मैं एक पल को अंधा ही हो चला था और मुझे मेरी सबसे बड़ी हितैषी कनिका ही नजर आती थी। प्यार तुमसे होने के बावजूद तुम्हें दुख देने और तुमसे बदला लेने के लिए मैंने उससे आनन फानन में शादी करने का फैसला ले लिया। वो मेरी सबसे बड़ी भूल हो जाती अगर मैंने वो कर लिया होता तो। क्या तुम अब भी मेरे ही पति हो? अनुपमा ने निराश स्वर में बिना आलोक की ओर देखे कहा। हाँ अनुपमा, मैं तुम्हारा ही पति हूँ। कहते हैं ना कि झूठ के पैर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते, ऐसा ही हुआ। मेरे जाने के तकरीबन 6 महीने पहले की बात है। कनिका मेरे बाजू वाली सीट पर आकर बैठी और कुछ तस्वीरें देखने लगी। तभी एक तस्वीर गिरी जो तुम्हारी और राजवीर की थी। कनिका ने मुझसे वो तस्वीर उठाने को जानबूझकर कहा और मैंने वो तस्वीर उठाकर कहा, मेरी वाइफ है ये तो, ये राजवीर के साथ है। कनिका ने मुझसे कहा, काफ़ी क्लोज लग रहे हैं दोनों, कितने करीब खड़े हैं। उसने इस तरीके से बोला कि मेरे तन में आग लग गई। और फिर वो बोली, और भी हैं देखोगे। उसने एक के बाद एक कई तस्वीर दिखाई जिसमें तुम राजवीर के साथ थी। और यहीं से उसने तुम्हारे लिए मेरे मन में जहर बोना चालू कर दिया। वो बिल्कुल स्लो पॉइजन की तरह तुम्हें मेरे भीतर से मार रही थी और खुद के लिए अपनी जगह बना रही थी। मैं जानता था कि राजवीर तुम्हारा बचपन का दोस्त है। ये वही राजवीर है जिसने शादी के तोहफे में हमें खूबसूरत रिसॉर्ट के टिकट्स दिए थे। पर न जाने क्यों कनिका की भड़कीली बातें मुझ पर हद से ज़्यादा असर करती थी और धीरे धीरे 6 महीनों में इसने मुझे तुमसे इतना दूर कर दिया कि मुझे तुम्हारा दर्द भी ना दिखाई देता था ना सुनाई। इस बीच कई बार ऐसा हुआ कि मेरे दिल ने कहा कि मैं तुमसे बात करूं इस बारे में, पर हर बार कनिका की शैतानी बातों ने मेरा रास्ता रोके रखा। मैं बहुत परेशान था कि मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई कि तुम उस राजवीर के साथ थी, वो भी पेट में मेरा बच्चा लिए। ये बात मुझे और चिढ़ाती थी। उसने तो ये तक कहा कि ये बच्चा ही मेरा नहीं है और मैंने मान लिया कि तुम चरित्रहीन हो, बेवफा हो। कनिका ने मेरे गमों का फायदा उठाना चालू किया और मेरा सहारा बनने लगी। और फिर एक दिन उसने कहा कि वो मुझे प्यार करती है और मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ। और फिर एक दिन उसने कहा कि अनुपमा हॉस्पिटल जाएगी और तुम अपना सारा सामान और कैश लेकर मंदिर आ जाना, हम शादी कर लेंगे। फिर तुम उसे तलाक का नोटिस देना और तुम्हारे तलाक के बाद हम मैरिज रजिस्टर करवा लेंगे। तुम्हें अब और उसके साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। और मैं भी पागलों की तरह निकल पड़ा उस अनजान सफ़र पर, जिसका क्या अंजाम होता मुझे मालूम ही नहीं था। पर यह सिर्फ कुछ देर का वहम था। और फिर मैं मंदिर पहुंचा तो वहां कनिका नहीं थी। मैंने सुबह के 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक उसका इंतजार किया, पर कोई अता पता नहीं चला। फिर मैं वहां से कॉलेज गया तो मालूम हुआ कि मुझे निकाल दिया गया है। मेरे बुरे चाल चलन को मद्देनजर रखते हुए फिर मैंने फैसला किया कि कनिका के घर जाता हूँ। और वहां जाकर पता चला कि कनिका उसी दिन जिस दिन उसने शादी की बात बोली थी, वो यहाँ से चली गई क्योंकि उसे कोई लेने आया था। तो वो जा चुकी थी। फिर मैंने ओनर से पूछा कि कहाँ गई है। वो बोला उसके पास एक पता है उसका, वहीं गई है
और मैं कनिका को ढूंढने निकल पड़ा। उसके बिना मुझे तड़प हो रही थी, या शायद मैं ये भी नहीं सोच पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे क्यों कॉलेज से निकाला गया? क्या बात है? कुछ नहीं, बस मुझे कनिका चाहिए थी। शायद मुझे उसके प्यार की सहारे और उसके नफरत के जहर की आदत थी। 3 दिन बाद मैं कनिका के घर के सामने खड़ा था। वहाँ कोई फंक्शन चल रहा था, शादी के जैसा माहौल था। मैंने कनिका से मिलने के लिए बोला तो कुछ देर बाद कनिका मेरे सामने थी। मेरी कनिका, जिसे मैं अब तक अपना ही तैसी समझता था। वही कनिका नागिन की तरह मेरी जिंदगी को डस रही थी और वो आ चुकी थी। मैंने तीर की तरह उस पर सवाल दागा कि तुम कहाँ थी और यहाँ कैसे आ गई, और ये क्या हो रहा है, कुछ बोलो भी। अब हालात ऐसे थे कि नागिन जहर उगलने पर थी। आलोक, तुमको क्या लगता है क्या हो रहा है यहाँ पर? शादी हो रही है मेरी और तुम आमंत्रित नहीं हो। तुमको क्या लगा था कि मैं मूर्ख हूँ जो तुम जैसे बेरोजगार से शादी कर लूँगी? क्या लगता है कि तुम्हारी बीवी बेवफा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मूर्ख हो। उसने तुमसे हमेशा प्यार किया, तुमने मेरे धोखे में उसे खो दिया। जानते हो, मुझे उस दिन से तुमसे नफरत है जब से तुम हेड बने। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरी जगह थी वो और तुमने हथिया ली थी। तुमसे 7 साल सीनियर थी मैं वहाँ, तो कायदे से मुझे हेड बनना था, लेकिन तुम बने। शोहरत और इज्जत मिली तुमको, बीवी मिली तुमको, पैसा मिला तुमको, मुझे क्या मिला? नीचा दिखना पड़ा मुझे सबके सामने। तुम्हारी वजह से मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। मुझे तुमसे बदला लेना था, बस मैंने बीज बो दिए। शक के, नफरत के, और उन बीजों को पानी तुम खुद दे रहे थे। तुम्हारी फूल सी बीवी मुरझा गई तुम्हारी वजह से। हालांकि मैं उसे बीच में नहीं लाना चाहती थी, पर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत वही थी, तो मैंने वही वार किया। तुमसे तुम्हारी इज्जत गई, शोहरत गई, बीबी गई और बच्चा भी चला गया। नौकरी तो चली ही गई और घर भी गया। अब तुम पूरी तरह सड़क पर आ गए। अब मुझे सुकून मिला। मेरा घर बस रहा है, बधाइयाँ नहीं दोगे क्या? और याद रखना, यहाँ सब मेरी बातें मानेंगे और मेरे पास तुम्हारी और तस्वीरें भी हैं। जो ज़्यादा मुंह खोला या चू चपड़ किया तो तुम जेल की हवा खाओगे। और अब चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। और हाँ, दोबारा शक्ल मत दिखाना जिंदगी में कभी। जाओ। अनुपमा, मैं स्तब्ध था। क्या कहता, क्या बोलता। तुम्हारी छवि मेरी आंखों के सामने झूल गई थी। सब कुछ समझ आ चुका था मुझे। फिर उसके बाद मैं वापस लौटने की हिम्मत जुटाने लगा। और फिर एक दिन जब मैं घर पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि तुम घर खाली करके 3 महीने पहले ही जा चुकी हो। मकान मालिक बोला कि तुम बहुत परेशानियों का सामना कर रही थी, और मैं भी जानता था कि तुम परेशान हो और तुम कितनी स्वाभिमानी भी हो। ये बात मुझसे कभी नहीं छिपी थी। मैं उस दिन से ये बात और ज़्यादा अच्छे से समझा जब तुमने अपनी नौकरी करने की जिद की थी और मुझे झुकना पड़ा था तुम्हारे आगे। कितनी जिद्दी थी तुम। चेहरे पर एक हल्की सी प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ आलोक बोला जा रहा था, और मैं स्तब्ध होकर सुनी जा रही थी। उनकी आंखों से बहते आंसू मानो गवाही दे रहे थे कि वो वाकई में बहुत पछताए हैं और अब उन्हें साथ की ज़रूरत है। मुझसे ज़्यादा तो आज आलोक ने रो लिया, और इतने सालों की इस दूरी में आलोक पूरी तरह अकेले थे। कोई नहीं था उनके साथ सिवाय तन्हाई, अफसोस और आत्मग्लानि के। प्लीज आप मेरी माँ को ये जिद्दी बोलना बंद करें, प्लीज। अपनी इस चाशनी से भरी हुई बातों से बरगलाना बंद करें। दीप्ति। और उसके इतना बोलते ही बादलों की गर्जना के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। आज मौसम की पहली बारिश थी, वो भी इतनी तेज जैसे धरती की बरसों पुरानी प्यास बुझाने आई हो, जैसे धरती कई सालों से सूखी निर्जन पड़ी हो। अरे अनुपमा, जल्दी करो, मंदिर के गलियारे में चलो, वहाँ मेरा सामान भी रखा है। तुम दोनों गीली हो जाओगी, चलो जल्दी। आलोक ने एक हाथ से मेरा और दूसरे हाथ से दीप्ति का हाथ पकड़ा और हमें अंदर ले गए। तुम अपने साथ इतना सारा सामान लिए क्यों घूम रहे हो? क्या तुम इसी तरह भटक रहे थे? हाँ, कई सालों से ढूंढ रहा हूँ तुम दोनों को, और फिर कुछ महीनों पहले मालूम हुआ कि तुम दोनों यहाँ हो। और आज मैं सोच रहा था कि अगर तुम नहीं समझ पाई कि मैं हूँ तो मैं यहाँ से चला जाता और फिर कभी तुम दोनों की ज़िंदगी में आने की कोशिश नहीं करता।
मैं इतना ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और पहले भी था कि कभी बोलने का साहस नहीं जुटा पाया कि मैं बोल रहा हूँ। अब मौन पसरा था और सिर्फ तेज हवाओं और बारिश की आवाज़ थी। घनघोर घटा बरस रही थी। तकरीबन 1.5 घंटे से बारिश हो रही थी, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। शायद आज सारी रात मेघा बरसने का मन बना कर आए थे। लगता था आज नहीं थमेगी बारिश। माँ, हम घर कब चलेंगे? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और मैं थक भी गई हूँ। हम कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? ये बारिश आज नहीं थमेगी। हम इनकी वजह से यहाँ फंस गए। वैसे भी हम आधे गीले हो चुके हैं। चलो, घर पास में ही है, चलते हैं यहाँ से। हाँ बेटा, ठीक बोल रही हो, बहुत रात भी हो गई है। चलो चलते हैं। इतना कहकर अनुपमा दीप्ति को लेकर आगे बढ़ जाती है। कुछ पल रुकती है और फिर पीछे मुड़ती है और आलोक को आवाज़ देती है, चलो तुम भी। यहाँ कब तक खड़े रहोगे? चलो जल्दी से। और इतना कहकर आगे निकल जाती है और आलोक जैसे इसी का इंतजार कर रहा होता है और अनुपमा के पीछे हो लेता है। तीनों एक ही मंजिल की तरफ बढ़ चलते हैं बिना ये सोचे कि अंत क्या होगा इस तूफानी रात का। क्या एक नई खिली सुबह आएगी या सब यूं ही उजाड़ जाएगी ये तूफानी रात? मैं खाना बनाती हूँ। दीप्ति, तुम पापा को बाथरूम दिखाओ और उन्हें उनके बैग से कुछ कपड़े और तौलिया दो उन्हें। वो कपड़े बदल लेंगे और तुम भी जाओ, चेंज करो। प्लीज़ बिना किसी सवाल किए कर लो। मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, जाओ। अनुपमा ने एक सधे हुए स्वर में बोला, जिसमें कोई विरोधाभास नहीं था। और कुछ देर बाद सब खाने की मेज पर थे। माँ, मैं रूम में जाकर खाऊंगी। मैं यहाँ इस इंसान के साथ कुछ शेयर नहीं करना चाहती हूँ, खाना भी नहीं खाना चाहती हूँ। और वो अपनी प्लेट लेकर कमरे में चली जाती है। न जाने क्यों ये मौन आ जाता है लोगों और उनके दिलों के बीच में। आज भी मौन था, गहरा मौन। पर इस मौन में शांति नहीं थी, मानो सब कुछ बोल रहा था दोनों का मौन। वो शांत बैठे टेबल पर कभी एक दूसरे को देखते और कभी वापस अपनी नजरें थाली में गड़ा लेते थे। खाना खाने के दौरान यही चलता रहा। अनुपमा की निगाहों में एक स्वीकारोक्ति थी आलोक के लिए, मानो आलोक की आंखों से बहे दरिया में उसकी ग्लानि बह चुकी थी। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये वही 20 साल पुराने अनुपमा आलोक हैं, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और कोई गिला शिकवा नहीं था दोनों के दरमियां। दीप्ति न जाने कब से दोनों को छुपकर एकटक देखे जा रही थी। कभी उनकी नजरें अपनी माँ को देखती, कभी अपने पिता को। बारिश और बादलों के गरजने की तेज आवाज में जैसे मानो वो अपनी माँ के दिल की आवाज़, उसकी धड़कनों को सुनने की भरसक कोशिश कर रही थी। वो दोनों खा चुके थे फिर भी वहीं बैठे थे। आज कई सालों बाद दीप्ति अपनी माँ के चेहरे और उनकी आंखों में संतोष और शांति देख पा रही थी। वो उन आंखों में ठहराव देख रही थी, जिन आंखों से उसने कई सालों से किसी को ढूंढते देखा था। वो उस चेहरे को इतना निर्मल कभी महसूस नहीं कर पाई थी जितना अभी कर रही थी। उसके पिता की मौजूदगी में मानो उसके सामने उनकी अब तक की जिंदगी का सबसे विहंगम दृश्य था, जिसकी कल्पना उसने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं की थी। रात गहराती जा रही थी और बारिश थम नहीं रही थी। नतीजतन आलोक अनुपमा के घर में ही था और भोर हो चली थी। एक खूबसूरत नई सुबह, सूरज अपने पूरे शबाब पर चढ़ चुका था और आलोक चढ़ते सूरज के साथ अपने और अनुपमा के बिछड़ने के वक्त के नज़दीक जा रहा था। कहते हैं इंतजार की रातें बहुत लंबी होती हैं। तीनों ने जाग कर रात काटी थी। एक और जहां आलोक को अनुपमा के फैसले का इंतजार था, वहीं दूसरी ओर अनुपमा की आस दीप्ति की ओर थी कि वो आलोक को स्वीकार करेगी या नहीं, क्योंकि अनुपमा ने तो अस्वीकार किया ही नहीं था कभी। वो उस पुल के समान थी जिस पर चढ़कर अनुपमा को आलोक तक का सफर तय करना था। और फिर वो पल आ गया जब आलोक के जाने का फैसला लिया और वो घर से अपने कदम निकालने को ही था। तभी दीप्ति ने एक तीव्र स्वर में रोका उसे। कहाँ जा रहे हैं आप? क्या आपका स्वभाव ही है बार बार भाग जाना? क्यों नहीं सामना करते हैं आप? क्या सोचते हैं आप मैं इंसान नहीं हूँ? क्या कभी महसूस नहीं किया पिता क्या है? माँ ने अपना पूरा जीवन दे दिया मुझे और आज अचानक 20 साल बाद आप मेरे सामने थे, एक अप्रत्याशित रूप में। इसीलिए आपको वो सब बोल दिया जो बोलना था या नहीं बोलना था, मैं नहीं जानती।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं। वो कहकर चुप हो जाती है और अपनी माँ की ओर देखती है, शायद नहीं जानती कि क्या बोलना है आगे अब। माँ, आपको नहीं लगता है कि हमें एक बड़े घर की ज़रूरत है? हम तीनों एक ही कमरे में नहीं रह सकते हैं ना? क्या कहती हैं आप? और इतना कहकर दीप्ति आलोक के गले से लग जाती है और 20 साल बाद वो आज अपने पिता को अपने करीब महसूस कर पा रही थी। वो उस सुरक्षा को महसूस कर पा रही थी जो वो हमेशा से करना चाहती थी। उसके आंसुओं से आलोक की शर्ट भीग गई थी और सारे गीले शिकवे मौसम की तरह साफ हो चले थे। सूरज की नई किरणें थी अनुपमा के आंगन में। आज उसका सालों का सावन लौट आया था। अनुपमा बहुत खुश थी क्योंकि दीप्ति ने आलोक को अपने पिता के रूप में अपना लिया था। तीनों एक साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।